कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम जो है जो बायोलॉजी में 20 क्वेश्चंस थे उसी के सीरीज में अभी हमारा कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, आज वो भी कंप्लीट करा देते हैं। ज़्यादा नहीं बचे हैं, थोड़े क्वेश्चन हैं जिसमें हमारा सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हालांकि इसी में हमारा एक क्वेश्चन है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी कई बार आ चुका है पेपर में, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आ भी सकता है, तो इसको बेहतर तैयार करके चलिएगा। बायोपायरेसी क्या होता है? देखिए, बायोपायरेसी किसे कहते हैं? बायोपायरेसी होता है कि किसी भी कमजोर देश के, जैसे कोई गरीब देश है, कमजोर देश है, अविकसित देश है, अभी विकासशील की अवस्था में है, तो ऐसे देश की संपत्ति का या जैविक संसाधनों का किसी दूसरे देश द्वारा बिना अनुमति के उपयोग में लाना बायोपायरेसी कहलाता है। कमजोर देश में कुछ संसाधन जो होते हैं और या उसके बजाय कोई बढ़िया कीमती चीज़ें होती हैं, तो जो विकसित देश होते हैं वो उनको जो है अपने नाम करा लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये तो हमारे यहाँ उत्पन्न हुई, और उनके यहाँ से ले जाकर के अपने यहाँ उत्पन्न करने के बाद अपने नाम से पेटेंट करा लेते हैं, और जिससे उन पर उनका एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी को हम बायोपायरेसी कहा करते हैं। ठीक है, तो बायोपायरेसी क्या होता है? किसी एक देश या चिकित्सा उद्योग द्वारा, कोई हो सकता है चिकित्सा उद्योग में भी ऐसा हो सकता है कि पता चला दूसरी कंपनी ये दवाई बनाई थी, लेकिन अन्य कंपनी ने उस दवाई को लेके और अपने नाम से पेटेंट करा लिया। ठीक है, किसी एक देश या चिकित्सा उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों या स्रोतों का बिना आज्ञा के उपयोग में लाना ही बायोपायरेसी कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, किसी एक देश या चिकित्सा क्षेत्र द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों का उपयोग में बिना आज्ञा के उपयोग में लाना ही बायोपायरेसी कहलाता है। अनेक विकसित देश और कंपनियां कमजोर देशों के संसाधनों का दोहन करके इस बात का लाभ उठा रही हैं। जितने भी अनेक बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं और कंपनियां ऐसी हैं जो इसी बायोपायरेसी का उपयोग करके कमजोर देशों का दोहन भी कर रही हैं, उनका जो है दमन भी कर रही हैं और उससे लाभ भी उठा रही हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कुछ एग्जांपल्स भी अपने पास हैं। जैसे भारत जो है, हालांकि भारत जैव विविधता वाला देश है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। अब यहाँ सर्वाधिक बायोपायरेसी पाई जाती है। जैसे बासमती चावल जो है हमारे हिमालयी क्षेत्र में पाया गया था। बासमती क्षेत्र चावल जो था, ये बासमती कहाँ था? सबसे पहले हिमालय क्षेत्र में पाया गया। लेकिन अमेरिका की एक कंपनी ने क्या किया, ये लोग यहाँ पे हमारा कोई विकास अच्छा था नहीं, विकसित देश है, अभी विकासशील देश है, तो ऐसी अवस्था में अमेरिका की एक कंपनी ने क्या किया, उस बासमती का नाम टैक्समती रख दिया और टैक्समती नाम से उसको अपने यहाँ से पेटेंट करा लिया और उस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। हालांकि उसका नहीं था, लेकिन उसने उसी बासमती को टैक्समती नाम में बदल कर कहा नहीं, ये हमारे देश का है, हमारी कंपनी ने बनाया है, और उन्होंने उस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इसी को बायोपायरेसी कहते हैं। हालांकि उन्होंने प्रयास और भी किया, हल्दी, करेला, जामुन, नीम, अदरक, आंवला आदि भी, ये भी कहीं न कहीं हर देश इसको जो है अपने कब्जे में लेकर के और अपने नाम से पेटेंट करा रहा है। हालांकि ये सब हमारे देश के ही हैं। तो ये सब भी इसके एग्जाम्पल बायोपायरेसी के होते हैं। तो बायोपायरेसी, आप लोग बासमती तो चावल देखी है। बासमती, अभी हमारा एक क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव में आया करता है कि सुनहरा चावल, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में कौन सा? गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो बायोपायरेसी जो होता है, बायोपायरेसी में अब बस आप इतना याद रखिएगा कि इसमें कंपनियां जो है एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। बायोपायरेसी में सबसे बढ़िया एग्जांपल्स है कि कोई भी दूसरी कंपनी जो होती है, जो दूसरे बहुत देशी जो कंपनियां होती हैं या कोई विकसित देश होते हैं, वो कमज़ोर देशों के वस्तुओं को क्या करते हैं, अपने नाम से पेटेंट करा लेते हैं, और इसी को हम बायोपायरेसी कहते हैं। क्या बोला करते हैं? बायोपायरेसी। अच्छा, ये कोई वनस्पतियों से ही नहीं लागू होता है, ये कई चीज़ों से भी, जैसे हम लोग जानवरों के बारे में भी बात कर सकते हैं, वहाँ भी ये सब जो है उससे भी लागू होता है। तो देखो बायोपायरेसी, तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है। इसमें सबसे बढ़िया जो है हमारा बासमती चावल जो है हमारे यहाँ का टैक्समती नाम से बायोपायरेसी किसमें संपादित कर दिया गया था? बासमती था, और उसको टैक्समती नाम से पेटेंट करा लिया गया और अमेरिका ने उस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इसी को इन्होंने बायोपायरेसी कहा। ठीक है, बायोपायरेसी में कई सारी चीज़ें आती हैं, हल्दी भी है, करेला भी है, जामुन भी है, इन्हें भी कई देश जो है अपने अपने नाम से पेटेंट करा रहे हैं और
पेटेंट कराने के बाद में इन पर जो है एकाधिकार प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ये रहे हमारे, क्या होता है बायोपायरेसी में, ये सारे देखो, आंवला हो गया, आंवला हो गया, और उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सारे बायोपायरेसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। बायोपायरेसी नॉर्मल क्वेश्चन है हमारा, 2 नंबर में आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो बिना किसी देश या किसी चिकित्सा द्वारा किसी एक देश दूसरे देश के जैविक संसाधनों अथवा स्रोतों का बिना उसकी अनुमति के उपयोग में लाना ही बायोपायरेसी कहलाता है। अनेक विकसित देश अथवा कंपनियां इसका जो है कमजोर देशों से इसके संसाधनों का दोहन करके इसका लाभ उठा रही हैं। ठीक है, अच्छा अधिपादप, अगला प्रश्न हमारा होता है अधिपादप क्या होता है। अच्छा, अधिपादप को आप जानते होंगे, जैसे आम के पेड़ में बंधा होता है, आम के पेड़ में बंधा होता है, इसको हम अधिपादप कहते हैं। तो अधिपादप का मतलब किसी दूसरे पेड़ पर जीवन यापन करना। क्या होता है, अधिपादप। तो इसमें क्या होता है, देखो अधिपादप किसे कहते हैं, थोड़ा इसका देख लेते हैं, फिर हम इसको समझाते हैं बेहतर आपको। तो अधिपादप को इपीफाइट्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोला करते हैं, इपीफाइट्स बोला करते हैं। वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते हैं। अधिपादप ऐसे पौधे जो अपना आश्रय लेने के लिए दूसरे वृक्ष पर तो रहते हैं मगर ये परजीवी नहीं होते, उससे भोजन नहीं प्राप्त करते हैं। ये केवल अपने आप को स्थान उपलब्ध कराते हैं। जैसे आम में बांधा होता है, बहुत सारा बांधा लगा होगा और वो उसकी डाल पे चिपट जाता है, लिपट जाता है। लिपटने के बाद में जो है अपना जीवन यापन करता रहता है। उसकी वायवीय त्वचाएँ होती हैं, सब ये वायवीय जड़ें होती हैं, उन्हीं से वो पोषण वगैरह प्रदान करता है। तो ये क्या करते हैं, केवल आश्रय प्रदान करते हैं। वे पौधे जो आश्रय के लिए दूसरे वृक्षों पर निर्भर होते हैं परंतु परजीवी नहीं होते। ये वृक्षों के तने, शाखाएँ, दरारों, कोटरों, छाल, जहाँ पर भी उनको जो है थोड़ी सी भी मिट्टी मिल जाती है उसी में उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों का तना हो सकता है, शाखाएं हो सकती हैं, दरारें हो सकती हैं, छाल हो सकती है, जहाँ भी हल्की सी मिट्टी मिली वहीं उत्पन्न हो जाएंगे। उसी में अपनी जड़ें चिपका कर रखते हैं और कई किस्मों में तो वायवीय जड़ें भी पाई जाती हैं। इनके अंतर्गत वायवीय जड़ें भी पाई जाती हैं। जो वायवीय जड़ें होती हैं वो वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं और इनमें इन्हें बेलामेन ऊतक होते हैं। कौन से ऊतक होते हैं, बेलामेन। एक हमारा इसका काट बनाने के लिए आती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो बेलामेन ऊतक उपस्थित होते हैं। जैसे आम के पेड़ पर उगने वाले आर्किड का जीवन चक्र, जैसे इसी में एग्जाम्पल होता है हमारा आर्किड में। आम के पेड़ पर जो है एक आर्किड उगता है। आर्किड का जीवन चक्र यही आर्किड जिसे हम लोग बोला करते हैं बांधा अधिपादप होता है। ठीक है, क्या होता है, करीब 6 से 8 सप्ताह तक का चलता है। ये कितने, इसका जीवन यापन कितना होता है, 6 से 8 सप्ताह, 3 से 4 महीने तक रहता है। उसके बाद में ये सूख जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके फूल मुरझाने लगते हैं। कैसा होता है, सबसे पहली बात इसका जीवन चक्र 6 से 8 सप्ताह तक होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसके फूल मुरझाने लगेंगे और अगले साल तक कोई और फूल नहीं आते हैं। एक बार तो फूल इसमें आएंगे और 6 से 8 सप्ताह के बाद फिर वो फूल भी मुरझा जाएंगे और इसके बाद 1 साल तक, अगले साल तक कोई भी फूल नहीं आएंगे। आम के पेड़ की शाखा पर उगने वाला आर्किड एपीफाइट कहलाता है। इसको इंग्लिश में एपीफाइट कहते हैं। ये दूसरे पौधों पर उगने वाले पौधे होते हैं और उनमें पोषण नहीं लेते हैं, बल्कि आम के पेड़ पर आर्किड के बीच संबंध जो होता है सहभोजिता होता है। सहभोजिता का मतलब साथ साथ जीवन यापन करना, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना, ये सहभोजिता दर्शाता है। इस सहभोजिता में आर्किड को तो फायदा होता ही है जबकि आपके पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता। भोजन तो साथ में कर रहा है मगर उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि अगर फायदा नहीं उठाएगा तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रक्रिया में आर्किड को तुम्हारा फायदा इसलिए क्योंकि वो उसके ऊपर टिका हुआ है, लेकिन वो आम के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आर्किड आम की शाखा पर ऊपर प्रकाश, हवा, वातावरण से नमी का अवशोषण करते हैं। ये सब उसकी शाखा पर होते हैं, लेकिन प्रकाश, हवा, वातावरण ये सब कहाँ, ये सब जो है वातावरण से उत्पन्न करते हैं, वातावरण से नमी का अवशोषण करते रहते हैं। अच्छा, कैसे होते हैं आर्किड, आपको थोड़ा हम लोग दिखा देते हैं, चित्र के माध्यम से भी समझा देते हैं। मैंने आपको हालांकि बता तो दिया ही है। जैसे ये हमारे पास एक ये पौधा है, आर्किड नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो जैसे ये है पौधा। अब ये मोटा सा एक हमारे पास पेड़ था। अब मोटे से पेड़ के पास में उसके तने के ऊपर एक छोटा सा पेड़ देखो हो गया। ध्यान से देखिएगा इसको।
तने पर एक छोटा सा पेड़ उग गया। अब ये पेड़ क्या कर रहा है, ये पेड़ इसको तो हानि नहीं पहुंचाएगा, इस मोटे पेड़ को ये हानि नहीं पहुंचाएगा, परंतु स्वयं इसकी जड़ें जो होती हैं इसके साथ चिपक जाती हैं और यहीं से वातावरणीय वायुमंडलीय नमी CO2 प्रकाशिनी का उत्सर्जन ग्रहण करके और भोजन अपने लिए बना लेता है। ये उनसे भोजन प्राप्त नहीं करता है, तो इसको सहभोजिता भी कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, एपीफाइट्स, इंग्लिश में इसको बोला जाता है एपीफाइट्स बोला जाता है। ठीक है, आदिपादप को इंग्लिश में एपीफाइट्स कहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है आदिपादप का आर्किड, सबसे अच्छा है आर्किड। जैसे ऐसे बहुत सारे पौधे, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मोटी सी जड़ है, जड़ के ऊपर आदिपादप उग जाए, ये देखो इस टाइप से, ये आदिपादप कहलाते हैं। ये दूसरे बच्चों पर जो है, दूसरे बच्चों की शाखाओं पर भी हो सकते हैं, तने पर हो सकते हैं, दरारों में हो सकते हैं आदिपादप, और स्वयं जो होता है उसमें जीवन यापन करने लगते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन हालांकि उन्हें भी कोई हानि नहीं पहुंचाते। कोई पूछे आदिपादप किसका उदाहरण है, वहाँ पे सहजीविता भी होगा, परजीविता की भी होगा, सहभोजिता भी होगा, तो आप एग्जाम्पल में सहजीविता लगाइएगा, सहभोजिता क्या लगाइएगा, सहभोजिता। हालांकि इसमें आर्किड तो फायदा उठाएगा ही, लेकिन आदिपादप में आर्किड तो इसका फायदा उठा लेता है, लेकिन उसको भी कोई हानि नहीं होती है। जो पौधा होता है आम को भी कोई हानि नहीं होती है। ऑर्किड्स मिलेगा, ये तो भाई दूसरा ऑर्किड आ गया, ऑर्किड्स विद ऑर्किड्स नहीं दिख रहा है ना, यही ऑर्किड्स होता है, तो नहीं होते। तो कुल मिला के ये है, आप याद रखिएगा कि ऑर्किड का जो पौधा होता है, यहाँ पे हम तो दिखा दिए ना, ऑर्किड्स दिखाने रहे, इसे बांधा कहते हैं हम लोग, कि यहाँ से बहुत सारे मिल जाते हैं पेड़ों पे लगे हुए, ये बांधा कहलाता है। इसे पेड़ों के साथ साथ बीच बीच में झुरमुट लगे होते हैं मोटे से, और ये उसमें लटके रहते हैं, ऑर्किड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑर्किड्स क्या करते हैं, आम के पेड़ पर पाया जाता है। ये यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, बढ़िया नहीं दिखा है, लेकिन परेशान नहीं हो ना, इस टाइप का फ्लावर से आप पहचान सकते हैं। ये इन पे फ्लावर आए, हाँ बहुत सुंदर सा चित्र है। देखिए एक और समझिएगा, ये इसे बांधा कहा जाता है, ये आपने देखा भी होगा, सबने देखा होगा। आम के पेड़ पर जब आप जाए देखिएगा तो पुराने पेड़ होते हैं, उन पर ये बांधा होता है, ये बांधा आम के साथ में चिपक जाएगा, इसी को ऑर्किड कहा जाता है। और ये क्या करेगा कि उसके साथ चिपक करके मिनिमम 6 से 8 महीने तक तो बढ़िया ऐसे फ्लावर देता है, और फ्लावर देने के बाद में फिर ये फ्लावर सूखने लगते हैं 6-8 महीने के बाद, उसके बाद कई साल तक इसमें कोई फ्लावर नहीं आता। ये ऑर्किड होता है, इसका काम सहभोजिता होता है। और ये क्या होते हैं, ऑर्किड्स वे पौधे होते हैं, कैसे लगे, वे पौधे जो किसी वृक्ष पेड़ की छाल से शाखा पर या दरारों में चिपक जाते हैं, जहाँ पर भी इन्हें मिट्टी मिलती चिपक जाते हैं, और वहीं से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये परपोषी नहीं होते, हालांकि ये परजीवी नहीं होते हैं, इन्हें जो है भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑर्किड के, आप देख सकते हैं। ऑर्किड का फ्लावर सबने लोगों में देखा होगा, जिन्होंने जो भी आम के पास में गए होंगे उन्होंने ऑर्किड एग्जाम्पल जरूर देखा होगा। ऑर्किड एग्जाम्पल जो है, ऑर्किड बांधा इसको बोला जाता है, बांधा बोला जाता है। तो देखो आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जल विद्युत कण संचलन क्या होता है, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जल विद्युत कण संचलन। अच्छा, जल विद्युत कण संचलन के द्वारा क्या किया जाता है, डीएनए जो रेप्लिकेशन किया जाता है वहाँ पे खंडों को अलग किया जाता है, ये खास पॉइंट है। जल विद्युत संचलन जो होता है एक प्रयोगशाला विधि होती है, जिसके जरिए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जैसे अणुओं को उनके आकार के मुताबिक अलग अलग किया जाता है। डीएनए खंड है, डीएनए खंड को आप छोटे छोटे खंड है, उनको ऐसे नहीं आप अलग कर सकते हैं, तो उनको जल में डाला जाता है, जल में मिलाया जाता है, जल में मिलाने के बाद उनको अलग किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि यह जल विद्युत संचलन एक प्रयोगशाला विधि होती है, इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन उनके आकार के मुताबिक उन सभी को अलग अलग किया जाता है। इस तकनीकी में विद्युत धारा को डीएनए नमूनों पर लगाया जाता है, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, और फिर उन बड़े टुकड़ों का इस्तेमाल डीएनए नमूनों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। फिर जो है इसको डीएनए नमूनों पर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और बड़े बड़े नमूनों की से उनकी तुलना कराते हैं। ठीक है, इसका संचालन कैसे होता है, तो जल विद्युत कण संचालन में डीएनए नमूनों को जल कुओं में डाला जाता है। वहाँ पे कैसे, जल कुआं जैसे होते हैं, छोटे छोटे कण है, तो भारी सा भी अगर वो है
छोटे छोटे जब कुएं वो कण होते हैं, तो इसमें अगर बड़ा सा भी अगर परख नली है तो वो भी कुआं बोला जा सकता है। ठीक है, तो जल कुओं में डाला जाता है। जल टैंक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर डीएनए धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। इससे पहचान होती है कि जल, पहले तो उसको जल परख नली में डालेंगे और जैसे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो डीएनए खंड जो होता है किसकी ओर, धनात्मक धन ध्रुव की ओर गति करता है। डीएनए खंड जितने छोटे होते हैं उतने ही दूर तक जाते हैं। गति की दर, तो इससे छोटे और बड़े डीएनए खंड भी पता चल जाते हैं। छोटे वाले डीएनए खंड ज़्यादा दूर तक चले जाएंगे, बड़े वाले डीएनए खंड थोड़ा पास में रहेंगे। दूर यात्रा की गई लंबाई का इस्तेमाल टुकड़ों के आकार का पता लगाने में किया जाता है। क्या किया जाता है, गति की दर कितनी दूर तक जाया, उसकी यात्रा की दूरी क्या रही, तो इससे क्या किया जाता है, टुकड़ों का आकार बताया जाता है। ये टुकड़ा छोटा है, ये टुकड़ा बड़ा है। तो बताइए क्या होता है, जल विद्युत कण संचरण के द्वारा डीएनए आरएनए, किसके द्वारा, डीएनए आरएनए और क्या हो सकता है, और प्रोटीन जैसे अणुओं के अलग अलग उनके आकार के मुताबिक जो है अलग अलग किया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, डीएनए नमूनों पर जब उस पर जब जल विद्युत में धारा प्रवाहित करते हैं तो डीएनए कण जो होते हैं बहुत दूर तक गति करके चले जाते हैं। ठीक है, इससे कण के आकार छोटे या बड़े सभी की तुलना हो जाती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले संचालन में डीएनए नमूनों को पहले जल कुआं में डाला जाएगा, फिर उनमें धारा प्रवाहित कर, जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो डीएनए खंड होते हैं धनात्मक आवेश की ओर, धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर बड़ी तेजी से भागते हैं। जो छोटे कण होते हैं दूर तक चले जाते हैं, बड़े कण पास में रह जाते हैं, पता चल जाता है कौन छोटा कण है कौन सा बड़ा होता है। ठीक है, तो इनकी यात्रा और लंबाई जो होती है वो टुकड़ों के आकार का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। जल विद्युत कण का एक चित्र भी होता है, जल विद्युत कण संचलन। अभी इसको हम समझा देते हैं, एक बार चित्र भी आपको दिखा देंगे। जल विद्युत जल विद्युत संचलन। देखिए जल विद्युत संचलन में क्या होता है, एक चित्र यू आकार की नली जैसी होती है। कैसी होती है, एक बार इसको ध्यान से समझ के चलिएगा। इसमें यू आकार की एक नली होती है और जब उसमें जब आप जैसे ही उसमें जो है धारा प्रवाहित करते हैं आप, वैसे ही कण उसमें दूसरी तरफ तेजी से भागते हैं। मिल जाओ भाई, है तो बहुत। देखो पहले इसको आप समझ लीजिएगा, फिर हम इसको जो है अलग अलग करके इसको दिखाते हैं। जल विद्युत संचलन, इसको देख ले। इसको चित्र को आप जो पेपर में भी बनाइएगा, पेपर में हालांकि आपको बनाना ही पड़ेगा, एक चित्र आपको बनाना पड़ेगा पेपर में, ये सही है। देखो क्या होता है, जल विद्युत संचलन क्या होता है इसको पहले समझते हैं एक बार। देखो ये होता है इस टाइप से, जैसे पहले ये क्या है, कोलाई डिविलियन है। एक बार इसको समझ के चलिएगा कि एक यू आकार की नली कैसे आप बनाएंगे, आप एक यू आकार की एक आप नली बनाएंगे यू आकार की। ठीक है, इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे यहाँ भी इस टाइप से ऐसे बना देंगे। ठीक है, एक ये वाला धन ध्रुव एक बना देंगे, एक इधर वाला ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बना देंगे। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या डाल देंगे, डीएनए आरएनए छोटे डीएनए के खंड डाल देंगे बहुत सारे। और जैसे ही यहाँ पे इसमें धारा इधर ऋणात्मक धनात्मक से प्रभावित करेंगे तो जितने भी डीएनए खंड होते हैं एकदम भाग खड़े होंगे किसकी ओर, धनात्मक ध्रुव की ओर भाग खड़े होंगे। ये धनात्मक कण के, इसी को जल कुआं कहा जाता है। जल कुआं कहा जाता है, इसमें जल भी भरा रहता है। कणों का विघटन कहाँ होगा, धनात्मक की ओर होगा, एकत्रित कण होगा। देखिए तो सरल सा चित्र है, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बनाएगा, यहाँ पर माइनस कर दिया प्लस कर दिया, और कण हमेशा टोटल गति किधर करा देना, इधर प्लस की ओर गति करा देना। बस यही जल विद्युत कण संचलन आपको चित्र में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जल विद्युत कण संचलन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग जो होता है डीएनए आरएनए और प्रोटीन के कणों को जो होता है अलग करने के लिए, उनके आकार का पता लगाने में किया जाता है। इसमें क्या लिखेंगे कि इसके साथ जो धनात्मक कण होते हैं, वो जो धन कण होते हैं वो कहाँ चलते हैं, जो क्या नाम डीएनए खंड होते हैं वो धनात्मक ध्रुव की ओर चलते हैं। जो बड़े छोटे डीएनए खंड होते हैं बहुत दूर तक चले जाते हैं, बड़े डीएनए खंड पास में रह जाते हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इनके आकार का भी पता लगा लेते हैं। यही जल विद्युत कण संचलन कहलाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें डीएनए आरएनए और प्रोटीन खंडों को अलग करने के लिए जल विद्युत कण संचलन का उपयोग किया जाता है। ये इस टाइप से होता है। देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, चित्र मिल गया तो बढ़िया दिखा देता हूँ। ये होता है, देखो समझिएगा एक बार, जल विद्युत कण संचलन इस टाइप का होता है। जैसे ये लगा है, एक साइड में बल्ब लगा है, यहाँ से जो धारा प्रवाहित की गई, ये स्विच लगा है, ये टैंक जैसा होता है, इसी के अंदर सारे डीएनए खंड डाल दिए।
जल में मिला हुआ, और ये प्लस ये माइनस। अब जैसे उन्होंने उसमें धारा प्रवाहित की तो जो कण होते हैं, ऋणात्मक वाले कण होते हैं वो प्लस की ओर गति करते हैं और धनात्मक वाले माइनस की ओर। तो ये कण कैसे होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक होते हैं, डीएनए कण वगैरह, कोलाइडी भी लेना ऋणात्मक होगा। तो ये सब किसकी ओर, प्लस की ओर गमन करते हैं और इससे इनको अलग कर लिया जाता है। जितने बड़े कण होंगे उतना ही ज़्यादा दूर तक जाएंगे, छोटे कण होंगे उतने ज़्यादा दूर तक जाएंगे, बड़े कण होंगे ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो यही होता है जल विद्युत संचलन। ठीक है, अब आपको समझ भी गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको चित्र तो बनाना ही पड़ेगा, चित्र जरूर आप यू आकार की नली जैसा बना दीजिएगा। तो क्या है जल विद्युत, एक बार समझिएगा इसको। जल विद्युत संचलन में डीएनए नमूनों को जल कुओं में डाला जाता है। जल टैंक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर डीएनए खंड जो होते हैं इलेक्ट्रोड की ओर धनात्मक की ओर गति करते हैं, जितने छोटे होंगे उतने दूर तक जाते हैं। ठीक है, पीबीआर 322 हम लोग समझा भी चुके थे। पीबीआर 322 के द्वारा सबसे पहले ई कोलाई, हमारी आंत में जो जीवाणु जो पाया जाता है ई कोलाई के बारे में सबसे पहले ई कोलाई के लिए ही पीबीआर 322 का निर्माण किया गया था। ये आणविक क्लोरिंग करता है, इसने ई कोलाई से जो है बहुत सारे वो कण बनाए हुए थे उसके जीवाणु के। तो ये 1977 में जो था सैन फ्रांसिस हार्वर्ड वायर की प्रयोगशाला में इसे बनाया गया था। क्लोनिंग वेक्टर के रूप में पहला कृत्रिम प्लाज्मिड था। इसकी लंबाई 4362 आधार युग्म थी। आकार 2.86 पावर 10 पावर 6 डाल्टन था। इसमें 2 जीन थे, एक MPCL था, सिलिन था, और एक टेट्रासाइक्लिन था। 2 प्रतिरोधी थे। ठीक है, कई समकारी एंजाइमों का विज्ञान स्थल होते हैं, और ही रेप्लिकन होता है, और रॉफ ऐसे प्रोटीन प्लाज्मिड होते हैं जो रेप्लिकन में भाग लेते हैं। इसको मैंने बताया था, आपको चित्र के माध्यम से समझाया चाहोगे तो हमारे आप दूसरे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। उम्मीद है आपका टॉपिक ओवर हो रहा है। और ये हमने 20 क्वेश्चंस नोट किए थे, जो 20 क्वेश्चन हमने सारे पढ़ाए हुए हैं, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। और ये ज़रूरी भी है आपके लिए। मैंने जो भी क्वेश्चन वैसे भी हमारी प्लेलिस्ट में बायो में जितने भी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी ये आप रेडी करिएगा, तब तक प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तब तो मैं दूसरे और भी क्वेश्चन आपके लिए 20 रेडी कर दूंगा जो हमारे पेपर में लगातार आ रहे हैं। रूपांतरित फसलें आप देख सकते हैं, इसकी महत्व आप देख सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएम फसलें जरूर आता है पेपर में, जब भी आप देखें पुनर्योगिज डीएनए 100% आता है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन इसी में आपको मिलने वाला है, प्लाज्मिड जरूर आता है। ठीक है, 5 प्रकार के प्रजनन क्षमता प्लाज्मिड, प्रतिरोध प्लाज्मिड, विषाणु अपघटनकारी और कोल्ड प्लाज्मिड। ठीक है, और उसके बारे में बायोरिएक्टर भी मैंने इसी के अंतर्गत पढ़ाया हुआ है। हमारे 3 से 4 प्ले लिस्ट में वीडियो गए हैं। ये हमने ड्रोसेरा, घटपानी, ये सब क्या है, ये हमारे कौन से पौधे, कीटवच्छी पौधे, इनके बारे में भी आपको सुना। बहुत सारे क्वेश्चन इस प्ले लिस्ट में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गए हैं। तो आज के लिए जो है जय हिंद। और हमारी इतनी क्वेश्चन आप तैयार करें तो 20 क्वेश्चन आपके लिए हम और भी प्रेषित कर देंगे।